हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे कि सीयूईटी का फॉर्म कैसे भरा जाए। तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी कि फॉर्म के एक एक स्टेप पे हमको क्या करना है। मैं एक कंप्लीट फॉर्म आपको एज अ सैंपल फिल करके दिखा देता हूँ, ताकि आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। इसी टाइप से आप पूरा फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज डिस्कस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर। तो यहाँ पे आपको गूगल पे टाइप करना है एनटीए सीयूईटी यूजी। इसमें ये वाली वेबसाइट है जो आपकी फर्स्ट, जिसमें लिखा हुआ है nta.ac.in सीयूईटी यूजी, इधर जाना है आपको। ये खुल गया इनका पोर्टल। ये है इस साल का पोर्टल फॉर सीयूईटी यूजी। अब इधर पे करना क्या है आपको, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये देखिए लिखा है रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम करो, ये लेटेस्ट न्यूज के सामने क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे जाओ। ठीक है, इसको क्लिक करते ही आप यहाँ पे दो विंडो देखोगे। फर्स्ट है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड। ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार रजिस्टर। लेकिन आप अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट बॉटम में, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है। तो यहाँ आ जाइए। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया बेटा उन्होंने, पूरे फीस स्ट्रक्चर और सब कुछ की। तो अगर कोई पहले 3 सब्जेक्ट भरता है तो उसकी फीस रहती है बेटा, जनरल की बात करूं क्योंकि मैं तुम सभी जनरल है ना। तो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट की फीस हो जाती है बेटा 1000 रुपीज। उसके बाद ईच एडिशनल सब्जेक्ट के आपको लगते हैं 400 रुपए। ठीक है, जैसे मैं एक समझता हूँ कि एक बंदा जो जनरल टेस्ट भी देना चाहता है, इंग्लिश भी देना चाहता है और 3 डोमेन्स देना चाहता है, तो जनरल टेस्ट इंग्लिश आर काउंटेड एज फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स, देन फॉलोड बाय अकाउंट्स और बीएसटी ले लेते हो, जैसे तुम अकाउंट बीएसटी और इको ले लेते हो। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए। तो 5 सब्जेक्ट की फीस तुम्हारी क्या हो जाएगी, पहले 3 की 1000 रुपए, फिर उसके बाद 2 सब्जेक्ट जो और उठा रहे हो उसमें 400 रुपए और लग जाएंगे, मतलब 1800 का पहुंच जाएगा। और अगर कोई 6th सब्जेक्ट, मतलब जैसे कोई अपना एक और सब्जेक्ट उठाता है, मान लो किसी ने उठाया अकाउंट्स इको बीएसटी और उसके साथ मैथ्स, तो उसके कितने सब्जेक्ट हो गए, 4 ये सब्जेक्ट और एक जीटी एक इंग्लिश। तो पहले 3 सब्जेक्ट के लिए आपको क्या लगेंगे, 1000 रुपए। बाद के 3 सब्जेक्ट के लिए 400 रुपए, मतलब आपके 1200 रुपए और लग जाएंगे। तो आपका 2200 रुपए पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन आओ सीखते हैं कैसे कैसे भरते हैं। और सेम गोज विद ओबीसी। ओबीसी में 900 और उसके बाद 375 ईच, और उसके बाद 800 फॉर फर्स्ट 3 सब्जेक्ट एससी एसटी को, और उसके बाद 350 ईच फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो 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 अपन देखते हैं। ये देखो बेटा, इधर बोला हुआ है अपलोडेड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वेर एवर एप्लीकेबल। क्या क्या चाहिए बेटा आपको, जो फोटो है आपको सिग्नेचर वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और स्कैन फोटोग्राफ बिटवीन, इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आपका जो साइज है वो 10 केबी टू 200 केबी होना चाहिए। साइन स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 केबी टू 30 केबी। साइज ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट शुड बी बिटवीन 50 केबी टू 300 केबी। ये साइज दी हुई है, इसका इतना होना चाहिए। मान लो आपके इससे ज्यादा केबी का है, इससे ज्यादा एमबी का है, आप उसको कंप्रेस कर लेना। कंप्रेस भी कैसे करना है देखता हूँ मैं, इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी नहीं हो तो मैं तो बैठे ही हूँ, आ जाना। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। चलो फटाफट से, ये सब इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। पासवर्ड में क्या होना चाहिए, हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड एंड ऑल, ये मैं आपको वीडियो में से बता दूंगा, है ना। फिर भी आप जानते ही हो, आप जैसे पासवर्ड सेट करते हो तो एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक आपके पास नंबर होना चाहिए उसमें, और ये सब जो भी है ये लिखे हुआ है पासवर्ड के लिए। ठीक है, 1 स्पेशल कैरेक्टर, 1 न्यूमेरिक वैल्यू, 1 लोअर केस, 1 अपर केस अल्फाबेट। तो ऐसे करके ये पूरा फॉर्म हम फिल करना अब चालू करते हैं। चलो, यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक करो और क्लिक हियर टू प्रोसीड करो। ठीक है, अब यहाँ पे आई हैव एन आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार नंबर। ठीक है, तो आधार नंबर लगेगा आपको यहाँ पे अपना, और यहाँ पे दूसरी चीजें में एक कोई आप इनमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर कैंडिडेट काइंडली यूज योर आधार कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ टू क्रिएट लॉगिन एज योर आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ विल बी यूज फॉर वेरिफिकेशन। तो ठीक है, कोई भी एक आईडी उठा के आप कर सकते हो। तो इसमें आप कोई एक चूज कर लो कि आप आधार नंबर लेना चाहते हो या डिजी लॉकर का अकाउंट या फिर एबीसी आईडी वगैरह। तो मेरे ख्याल से सबके पास आधार कार्ड है ही, तो हम आधार कार्ड से लॉगिन क्रिएट कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो चलो अपन आधार नंबर इधर पे एंटर करेंगे और इसको देखेंगे, है ना। तो आधार नंबर आपके पास होना चाहिए, आधार नंबर एंटर करेंगे यहाँ पे। चलो,
तो ये आधार नंबर जैसे ही आप एंटर कर लेंगे तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आपको ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू योर रजिस्टर्ड नंबर, जिस पे आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड है। वो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर लेंगे और फिर वैलिडेट ओटीपी। तो जैसे कि ये मैंने ओटीपी अपना एंटर कर लिया है, इसके बाद मैं जाता हूँ उधर पे प्रोसीड पे जाता हूँ। तो ये सब मेरा आधार नंबर से लिंक्ड डिटेल्स अपने आप आ गई। यहाँ पे कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ आ गया कैंडिडेट का। ठीक है, ये सब ऑटो फिल हो जाता है आधार कार्ड डालते ही। बहुत टेक्निकल हो चुके हैं इन लोग, है ना। फादर्स नेम, तो ये सब आपको ऐड कर देना है। मदर्स नेम भी ऐड कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऐड की हुई है, ठीक है। जेंडर मेल और ये सब इंडियन। उसके बाद आप आइडेंटिटी टाइप में जाएंगे, आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको बोलते हैं आधार कार्ड अगर आपको नहीं दिखता है तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर अगेन, ये जो आपका आधार कार्ड है इधर पे अलग से ऑप्शन नहीं दिया है, तो आधार कार्ड से अगर आप फिल कर रहे हो फॉर्म तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ को सिलेक्ट कर लो। और फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब ये अपना आधार नंबर इधर पे एंटर कर। ठीक है, तो आधार नंबर एंटर कर देते हैं यहाँ पे और आगे बढ़। इसके बाद अपना आप एड्रेस भरें, ये आधार नंबर के बाद आप अपना एड्रेस भरें, है ना। ये सब प्रेमाइसिस नंबर नेम जैसे मैं डाल देता हूँ 12, हाउस नंबर 12। ठीक है, हाउस नंबर नहीं, हाउस नंबर न लाइक हो। हाउस नंबर 12, सुख सागर कॉलोनी, है ना। ये सब आप एंटर कर दीजिए इसमें। गैलिटी महानद्दा लिख दीजिए। जो भी आप लिखते जाइए अपना रिस्पेक्टिव जो भी आपका एड्रेस है। कंट्री ऑब्वियसली इंडिया। ये इंडिया। सिलेक्ट स्टेट, स्टेट मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे आप लोग। डिस्ट्रिक्ट जबलपुर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड आता है तो 482002। ईमेल एड्रेस चयन मैं ईमेल एड्रेस भी डाल देता हूँ infinity nath @gmail.com। आप प्लीज अपना ईमेल ही डालिएगा, है ना। तो प्लीज, तो ये सब आपको फिल इन कर लेना है फटाफट। मोबाइल नंबर, ये मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, तुम लोगों को भी अगर कोई दिक्कत हो तो कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स है बेटा अपनी भरने की, इसमें कुछ बहुत भयंकर नहीं है जिसमें तुम्हें मेरे बिना काम नहीं चले। स्टिल आपको अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। तो यहाँ पे आपका आता है फिर परमानेंट एड्रेस, कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। कई लोग कहीं और रहते हैं फिर शिफ्ट होके जबलपुर में रह रहे होते हैं, तो वो अपना परमानेंट एड्रेस वो पुराना नंबर डालेंगे। और अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस इस चेक बॉक्स में क्लिक कर दीजिए, ये खुद ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। तो मैं जैसे क्रिएट करता हूँ यहाँ पे जयंत@123 कर, उसमें कैपिटल जे कर लो। इसी टाइप से आप भी अपना कर सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड। तो नेम ऑफ योर बर्थ सिटी, व्हाट इज योर बर्थ सिटी, ये आप एंटर कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो, सिक्योरिटी क्वेश्चन एक आध आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन एंटर कर दीजिए 1219281112। ठीक है, तो सबमिट कर। तो ये रिव्यू कर लीजिए सारी डिटेल्स जो आपकी डली हुई हैं इसमें, क्योंकि इसके बाद आपको इसको एडिट करने को नहीं मिलेगा। काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर यूज बिलो carefully and ensure you have filled correct information. No change will be permitted once the registration form is submitted at any later stage of the examination. This is very important, students. जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी पर्सनल डिटेल्स आप अभी फिल इन कर रहे हो, ये एडिटेबल नहीं है। आगे आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे कभी भी। तो प्लीज एक बार में भरना और सही फिल करना। और जैसे ही अगर आप चेक कर लेते हो सारे ऊपर की डिटेल्स आपकी सही है तो ये चेक बॉक्स इस पर टिक कर दीजिए और इसको प्रोसीड कर दीजिए। ये मुझे पता है, ये सब मैंने सही से देखिए यहाँ पे चेक करते जाइए सब।
और इसको चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए, आई अग्री पे क्लिक कीजिए और लिख दीजिए सबमिट एंड सेंड ओटीपी। इफ इन केस आपने कुछ ऊपर गलत भरा हुआ है, उसको एडिट करना है, तो आप यहाँ आ जाइएगा एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो अभी मैंने कुछ भी गलत नहीं भरा है, मेरा सब कुछ सही भरा हुआ है, तो मैं आगे चलता हूँ, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे जाता हूँ। तो डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी? यस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक। सो ईमेल ओटीपी, मेरे ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, वो मुझे इनको बताना पड़ेगा। तो वो ईमेल आईडी आपको अपनी खोलनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊं, अगर मैं इन्फिनिटी मैथ्स पे, तो ये देखिए इस टाइप से CUET UG 2024 अकाउंट रजिस्ट्रेशन एट NT, इस पे जाइएगा और आपको ये ओटीपी मिल जाएगा, अपना ईमेल ओटीपी। ठीक है, तो मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे फिर से 7478, फिर यहाँ पे आ जाता है 2276773 वेरीफाई। फिल करने के बाद वेरीफाई कर दीजिए, योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आया है ईमेल पे, उधर ही पे जाइए और उधर से अपना एप्लीकेशन नंबर लेके आइए ईमेल से और इधर पे लॉग इन कर लीजिए। ये है आपका एप्लीकेशन नंबर। अब मैं आता हूँ यहाँ पे इनबॉक्स पे वापस, तो ये देखो रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन ईमेल आ गया है। इसके बाद आपको मिल गया थैंक्स फॉर अप्लाइंग फॉर CUET, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन नंबर आप कॉपी कीजिए और नेक्स्ट टाइम अब आपको लॉग इन करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा, तो वो लॉग इन अब इसी एप्लीकेशन नंबर से। सर पासवर्ड क्या था? वही जो अभी आपने सेट किया है ना, तो उसको भी फिल इन कर लीजिए। सिक्योरिटी पिन जो नीचे लिखा हुआ है बेटा, वही आपको एक बार इधर पे फिर से लिख देना है। हाँ? इसके बाद लॉग इन पे क्लिक, दैट्स इट। तो ये आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया। ये जो अभी आप अपने सामने देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्या आता है? रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट, ये 3 स्टेप है। रजिस्ट्रेशन में कर चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन के बाद अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे आया हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म में भी अपनी मैं डिटेल्स फिल इन करूंगा और फिर अल्टीमेटली मेरे को पेमेंट करना। ठीक है, तो बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा डैशबोर्ड। तो यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ है इनकम्प्लीट, यहाँ स्टेटस लिखा हुआ है फी पेमेंट का इनकम्प्लीट। योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर CUET, registration process is complete. Your application form will remain incomplete till you fill all the required fields of application and upload documents. अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं इस एप्लीकेशन नंबर पे, है ना। ये एप्लीकेशन नंबर है, इसको भी अपने पास संभाल के रखना, बहुत रीजनरेट नहीं होता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक आईडी पे एक ही एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, तो प्लीज अपना पासवर्ड याद रखिएगा, भूलिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। अब मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाता हूं, तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे हम एप्लीकेशन पे। आ गए हम एप्लीकेशन पे, देखो ये बेसिक डिटेल्स जो मैंने अपनी पर्सनल फिल इन की थी, ये ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है। आपको अगर एडिट करना है बेटा, तो बेटा यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो कुछ भी, लेकिन मैंने क्योंकि सही किया हुआ है, तो आई अग्री पे जाके मैं सेव एंड नेक्स्ट, प्लीज सेव एंड नेक्स्ट पे जरूर फिल इन कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या आता है आपका? कॉन्टैक्ट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सारी सेव हो चुकी हैं, लेकिन अब आपको अपना और भी इनको इंफॉर्मेशन देना होगा। तो जैसे कैटेगरी पे आ जाता हूँ बेटा मैं, क्योंकि मैं जनरल हूँ तो मैं जनरल सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप जो भी हो, आप EWS हो, OBC हो, SC हो, ST, उसके हिसाब से आपको फिल इन कर देना है। तो बेटा प्लीज इसको बहुत अच्छे से भरना, क्योंकि अगर आप जनरल हो तो OBC मत भर देना। कहने का मतलब क्यों है? क्योंकि आपको फिर कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे शो करना पड़ेगा। तो अगर आप जनरल हो तो बेटा जनरल फिल कीजिए। SC ST या OBC है तो प्लीज अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट करा लीजिए, पुराने वाले नहीं चलते, एकदम रीसेंट वाले कास्ट सर्टिफिकेट ही यहाँ पे माने जाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी जनरल पे सिलेक्ट करता हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, आर यू अ PWD कैंडिडेट? नो। ठीक है, ये सब ठीक है, बढ़िया है। फादर गार्जियन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फादर। ग्रेजुएट, जो भी वो जहां तक पढ़े हैं वो आपको फिल इन करना है। फादर का ऑक्यूपेशन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, सेम विथ मदर, है ना। और मदर्स ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे मदर्स ऑक्यूपेशन में भी आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, या जो भी आपके मदर का ऑक्यूपेशन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन एनुअल इनकम। एनुअल इनकम
बहुत सोच समझ के भरिएगा, कम ज्यादा मत भरिएगा, जितनी एक ऐप एनुअल इनकम आप फिल इन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे सिलेक्ट कर लेता हूँ उसको। इसके बाद आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूईटी यूजी, अगर आपका कोई जुड़ा भाई बहन नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, और अगर है और सीयूईटी में अप्लाई कर रहा है तो यस फिल कर दीजिएगा। प्लीज यस फिल कीजिएगा अगर कोई ट्विन भी आपके साथ अप्लाई कर रहा है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में उधर पे प्रॉब्लम जाती है अगर यहाँ पे नहीं करोगे आप यस फिल, ठीक है। तो अगर कोई ट्विन भाई नहीं है, भाई ट्विन भाई बहन नहीं है तो आगे बढ़ते। आर यू डायबिटिक? नो आई एम नॉट, आई एम फिट। एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन रूरल, अर्बन शहरी इलाका, रूरल पिछड़ा इलाका, गांव, ठीक है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, या सीधे सीधे दर पे सेल्फ स्टडी डाल के आगे बढ़ जाओ। मीडियम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, ऑब्वियसली everyone is from English medium, so then agree और आगे बढ़ जाना बेटा, save and next। यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लो, डोमिसाइल स्टेट मतलब आप जिसमें रहते हो बेटा वो सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाओ, सेव एंड। Personal details saved successfully. Now you have to enter all this. Do you belong to below poverty line? No. Are you Kashmiri migrant? No. Kashmiri migrants, कश्मीरी जो पंडित थे वो एक टाइम पे कश्मीर छोड़ के पूरे इंडिया में सेटल हुए थे, तो उसको हम कश्मीरी माइग्रेंट बोलते हैं। तो वो तो हम है नहीं, कोई हो अगर तो उस पर यस सिलेक्ट कीजिएगा, आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा, तो प्लीज सोच समझ के यस कीजिएगा। अगर आपके पापा डिफेंस में हैं तो इस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, अगर कोई एनसीसी वगैरह से है तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा, अगर बेटा आपने डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट या फिर इस टाइप से कुछ खेल रखा है ऊपर लेवल तक, तो आप इसमें यस सिलेक्ट कीजिएगा स्पोर्ट्स कोटा में, और फिर आपको ये लेवल ऑफ अचीवमेंट पूछेगा। तो अगर ये लेवल ऑफ अचीवमेंट आपके फॉलो इन कर रहा है तो आप वो सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। जो भी है, तो स्पोर्ट्स वाले अगर किसी को कुछ डाउट हो तो मुझसे कंफर्म कर लेना एक बार। अभी के लिए मैं इस पे नो टिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आर यू वार्ड ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तो मतलब अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी है अगर कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है तो आप वो वहां पे यस करके इसको आगे बढ़ सकते हो। जैसे यस किया तो वो फिर यूनिवर्सिटी का नाम पूछेंगे और सब कुछ पूछेंगे। जैसे मैंने मदर में यस किया तो वो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉइज आईडी और ये सब पूछेंगे, इसको फिल इन कर लीजिएगा। तो अभी के लिए मैं इसको नो पे चलता हूँ। यहाँ पे नो क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, मैं आई अग्री पे जाऊंगा और सेव एंड नेक्स्ट कर लूंगा। देख रहे हो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, टेस्ट पेपर सबमिशन, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट, दीज आर ऑल द स्टेप्स यू हैव टू गो थ्रू फॉर फिलिंग इन द फॉर्म। So save and next. Let's move on to qualification details. So here we are, result status, passed, 10th qualification details है बेटा, है ना। Year of passing, no I'm not this old, 1942. Let's select I am from 2000, let's say 14, okay. And place of schooling, urban, type of school private, okay. So you have all these options, private, unaided, open distance learning school and all. So I will not select open and distance. So I will select private unaided. Okay. Government aided private, no. Government school, no. So private unaided, and you have to select the state. State Madhya Pradesh. District again Jabalpur. Oh, sorry, not बोर्ड। अब अगर आप बेटा सीबीएसई से हैं तो प्लीज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज नोन एज सीबीएसई, प्लीज इसको सिलेक्ट कीजिएगा और कुछ भी बकवास मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी मार्कशीट में मैच होना चाहिए आपका बोर्ड। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। स्कूल, लेट्स से मैं स्कूल डाल देता हूँ, लिटिल वर्ल्ड स्कूल, ठीक है। रोल नंबर आप अपने 10th का रोल नंबर जो है वो एंटर कर लेंगे। रिजल्ट मोड आप एंटर कर लेंगे, रिजल्ट मोड सीजीपीए था, और रोल नंबर भी सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो रोल नंबर कुछ भी XYZ आपने लिख दिया अपना, जो भी आपका रोल नंबर है वो आपकी मार्कशीट में लिखा होगा उसी को यहाँ पे एंटर कर दे, ठीक है। यहाँ पे अपना ग्रेड पॉइंट एंटर कर दिए, मैक्स ग्रेड पॉइंट मतलब आउट ऑफ कितने था, और ऑब्टेन सीजीपीए भी एंटर कर लीजिए जितना आपका सीजीपीए आया,
अब 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जो भी अभी 12th अपियरिंग है, जो जिनके अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो रिजल्ट स्टेटस में डाल देंगे अपियरिंग, ठीक है। और अगर कोई पास हो चुका है ऑलरेडी तो वो पास पे सिलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग एंड अपियरिंग 2024, 12th प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अगेन यू हैव टू एंटर ऑल दिस डिटेल्स फॉर क्लास 12th, आपने 12th कहाँ से की हुई है। I'll go to private unaided qualification, India qualification examination, state, as we did for 10th class, same we'll to do for 12th also. Yeah, so this will be Jabalpur, and then I will go board. Again, I am from CBSE, so I'll select Central Board of Secondary Education. Okay, school college name. So again, I will enter Little World School, as I have passed my 10th and 12th from there. So you have to fill in your detail, obviously not my school details, right? Wherever you are from. So then 4801 pin code, have a pin code for your school as well. If you can't find, you can just Google. Okay, so I will select I agree and save in next. So this one thing, whatever thing is missed out, let's say my pin code is missed out here, so it's asking me, so again I'll enter the pin code and then proceed. Okay, for it, save it. Then we came to university program. Now this is the most important step. यहाँ पे क्या होता है यार, आपको सारी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। तो कैसे करें इसको फिर? यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटीज वो हैं जो कि सीयूईटी को एक्सेप्ट करते हैं, सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे आपको उधर पे एडमिशन मिल रहा होता है। तो आप इसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे यूनिवर्सिटीज वो सिलेक्ट कर लीजिए, और उसका करस्पॉन्डिंग कोर्स भी जो आपको बेस्ट लगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। बेसिकली सीयूईटी जो हम पढ़ते हैं, दैट इज फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप मोस्ट, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, ठीक है, जेएमआई हो गया, जेएनयू हो गया, ये सारे, ठीक है। तो जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएमआई जामिया मिल्लिया, ठीक है। और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज डीयू, है ना। और ऐसी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसको आप फिल इन कर लेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सिलेक्ट किया मैंने, बेटा जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सिलेक्ट करता हूँ, मेरे सामने यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, तो मैं इधर गया। अब ये सारे प्रोग्राम, अब आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको इसमें से किस में एडमिशन लेना है। तो किस में एडमिशन लेना है ये अपन देख लेते हैं एक बार, है ना। तो अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, एक कॉमर्स का जनरल स्टूडेंट जो है वो बीकॉम सिलेक्ट करेगा, करेगा ही करेगा, ऑप्शन नहीं है ना। तो ये बीकॉम सिलेक्ट किया। अब मुझे इसको करना है ऐड। तो ये लिखा आ गया मेरे पास, ये देखो ये क्या है। यूनिवर्सिटी नेम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोग्राम नेम बीकॉम, and list of subject required to appear in CUET UG. This is very important. इसको बहुत अच्छे से देख लेना, मिस आउट मत करना। Anyone from section 1. What is section 1? Your language. तो एक लैंग्वेज आपको उधर पे एग्जाम में देनी ही होगी। मैं समझता हूँ आप लोग इंग्लिश का ही एग्जाम देंगे लैंग्वेज, ठीक है। देन प्लस any 3 from section 2 or any 1 from section 1 plus any 1 from section 2 plus section 3. तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज है। अब सेक्शन टू इज योर डोमेन। तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया चलेंगे बीकॉम में एडमिशन पे, कि आप या तो सेक्शन 1 मींस इंग्लिश आपने एक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेक्शन 2 दैट इज योर डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन में आपने 3 सिलेक्ट कर लिया। सपोज लेट्स से मैंने अकाउंट्स इको बीएसटी ये सिलेक्ट कर लिया, तो मैंने किस किस का पेपर दिया? English, accounts, eco and BST. So I have one subject that is language from section 1, and I have other 3 subjects from section 2 that are my domain subjects. Let's say they are accounts, eco and BST. So this is one criteria for getting into Delhi University. So then what is general test and everything else? So basically there will be 2 criteria to get into Delhi University. First will be English and the 3 domains. These are the 4 subjects to get into Delhi University for BCom program. Next, what you can do is 1 from section 1, that is compulsory, that is English. Okay, we'll have to go with English. Then what we'll do is any 1 from section 1 plus any 1 from section 2 plus section 3.
So now what is happening is we have two criterias. The first was 1 English and 3 domains. That's it. That criteria is over. The next criteria is 1 English. First is English. Second is any of the one from section 2. Any of the one from section 2 means domain का कोई भी एक. अभी तक तुमको 3 पढ़ने पड़ रहे थे ना, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट हो जाएगा. और थर्ड आपका सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट होगा? जनरल टेस्ट. तो ये क्राइटेरिया क्या है? इंग्लिश प्लस 1 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट. तो सर हमें कैसे पता हमको कौन सा एग्जाम देना है, कौन से सब्जेक्ट देने? सारे. मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है इधर पे. अब आपको सारे एग्जाम्स देने चाहिए. मतलब आपको इंग्लिश भी देना चाहिए, आपको तीनों के तीनों डोमेन्स भी देने चाहिए, प्लस आपको जनरल टेस्ट भी देना चाहिए. तो मैं दो क्राइटेरिया से क्यों जाऊं? बहुत जरूरी है. मैं क्या करता हूं, मैंने ये सोच के रखा है, मैं एक इंग्लिश का पेपर देता हूं, ठीक है, और उसके बाद में डोमेन सब्जेक्ट्स भी देता हूं, और मैं तीनों डोमेन देता हूं, अकाउंट, इको, बीएसटी. एंड लेट्स से मेरे पास मैथ्स है तो मैं मैथ्स भी देता हूं. मैं 4 डोमेन दे दिए, और 6 सब्जेक्ट मेरा होता है जनरल टेस्ट. क्यों कर रहा हूं मैं इतना सब? समझो अगर मैंने ये चारों डोमेन, एक इंग्लिश और एक जनरल टेस्ट का पेपर दे दिया, अब मेरा जो भी बेस्ट स्कोर बनेगा, वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके मुझे उसकी मेरिट लिस्ट में इंसर्ट कर दे. जो भी बेस्ट स्कोर बनेगा, मतलब मैंने पेपर तो सारे दे दिए, मैंने इंग्लिश भी दे दिया, मैंने 4 डोमेन्स भी दे दिए. 4 डोमेन्स मतलब आपका अकाउंट्स, इको, बिजनेस और मैथ्स. जिनका मैथ्स है तो वो मैथ्स भी देंगे. तो ये 4 मैंने डोमेन दे दिए, एक इंग्लिश दे दिया और एक जनरल टेस्ट. अब आपके दोनों क्राइटेरियाज में आप एलिजिबल हो. मान लो अब आपका क्या हुआ, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, मैथ्स, इनमें से कोई एक अच्छा गया, इनमें से कोई सिर्फ एक अच्छा गया, और इंग्लिश और जनरल टेस्ट में आप फोड़ के आए. तो आपका एक क्राइटेरिया तो क्लियर हो गया. कौन सा एक क्राइटेरिया क्लियर हो गया? जिसमें सिर्फ एक इंग्लिश चाहिए, एक डोमेन सब्जेक्ट चाहिए और एक जनरल टेस्ट चाहिए. तो अभी से आपको इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप सारे के सारे फिल इन करो डोमेन्स, है ना, इंग्लिश भी सिलेक्ट करो, जनरल टेस्ट भी सिलेक्ट करो, सबकी तैयारी करो और आगे बढ़ो. फिर लास्ट में देखी जाएगी. मान लो अगर आपको, आपका जो इंग्लिश का स्कोर है वो बहुत अच्छा है, आपका जनरल टेस्ट का स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन सारे डोमेन्स अच्छे नहीं गए यार. सारे डोमेन्स अच्छे जाना थोड़ा बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन एक तो आप फोड़ दोगे ना. तो वो यूनिवर्सिटी क्या करती है, मान लो मेरा इको, बीएसटी में 0-0 आया है, लेकिन अकाउंट्स में 200 में से 200 आ गए, तो वो 200 में से 200 वाले को काउंट करेगी, बाकी दोनों गए. तो आपका तो एडमिशन क्लियर हो रहा है ना. अब क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी क्या सिलेक्ट कर रही है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं. आप अपनी ड्यूटी पूरी करो, आप पूरा का पूरा एग्जाम दो. पूरा का पूरा एग्जाम मतलब आप एक इंग्लिश भी उठाओ, एंड मैथ्स वाले 4 डोमेन देंगे. कौन से? अकाउंट्स, इको, बीएसटी और मैथ्स. ठीक है, ये 4 डोमेन मैथ्स वाले देंगे. इफ इन केस किसी का मैथ्स नहीं है बेटा, तो आप अकाउंट्स, इको, बीएसटी दोगे. दैट्स इट. उसके बाद आप जनरल टेस्ट दोगे. ठीक है, तो जनरल टेस्ट भी दीजिए और सब कुछ दीजिए. मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है कि मैं जनरल टेस्ट के लिए क्यों पढ़ूं, मैंने तो बोर्ड्स में मेहनत कर ली है, मैं तो 3 डोमेन्स प्लस इंग्लिश से निकाल दूंगा. और नहीं निकला तो क्या करेगा? नहीं निकला तो क्या करेगा? लोकल पढ़ेगा कहीं पे भी. और अगर लोकल पढ़ने तैयार है तो तैयारी क्यों कर रहा है? ठीक है, तो जो बोल रहा हूं प्लीज मान लेना. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सारे सब्जेक्ट्स फिल इन कर. इंग्लिश 3 domains if you are a non-math student, and go with 4 domains if you are a math student, then 1 general test. ये सारे इस फॉर्म में फिल करना, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए बात. ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी के लिए किसी भी प्रोग्राम को जब आप सिलेक्ट करते हो तो उसकी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो. यहाँ पे इसको क्लिक कर, जैसे ही मैंने क्लिक पे क्लिक किया, दिस गिव मी अ एंटायर लिस्ट ऑफ द कोर्सेस एंड देयर एलिजिबिलिटी. लेट्स से मैंने अभी सिलेक्ट किया था बीकॉम, सो आई विल कम डाउन एंड स्क्रॉल टू बीकॉम एंड चेक इट्स एलिजिबिलिटी. सो वी हैव बीकॉम, सी वी हैव बीकॉम ऑनर्स एंड वी हैव बीकॉम. सो लेट्स सी बीकॉम. तो ये है उसका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, एनी वन सब्जेक्ट. ये पूरा क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया, एक क्राइटेरिया होता है एनी वन फ्रॉम, like 1 is English, then we have 3 others subjects. Or the second criteria is any one from section 1, that is English, any one from section 2, accounts, eco, BST, maths में से जो भी अच्छा चला गया तुम्हारा,
and plus section 3 is generalist. Okay, now let's come to the eligibility part. Candidates must appear in CUET in any of the following subject combinations. Combination 1, any one language from list A, any two subjects from list B1 and list B1, any one subject from either list B1 or B2, or combination 2. So B1 and B2 are the list, and in that list the subjects are mentioned from which you have to select. Okay, ठीक है. Any one from अब क्या combination 2 क्या बन जाएगा? एनी वन फ्रॉम लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए. लिस्ट ए मतलब आप इंग्लिश ही उठाओगे, टेंशन मत लो. ठीक है, आप इन सब पे मत जाओ. B1 B2 ये मैं तुमको बता रहा हूँ ना, सीधे अकाउंट को बीएसटी भरो, आगे बढ़ो. मैथ्स वाले हो तो मैथ्स को भी लो, तुम मत घुसो इन सब में. ठीक है, एनी वन फ्रॉम ईदर ऑफ द लिस्ट B1 B2 और ये सब आपको सिलेक्ट करना है अगर आपको एलिजिबल रहना है तो. ठीक है, CUET scores obtained from any of the above mentioned combination of the subjects. तो अब इसी से आपको क्या होंगे, इसी से आपको एडमिशन मिलेगा. किसी भी एक कॉम्बिनेशन में आप फिट इन कर जाओ जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हो, तो DU क्या है, वही वाले आपके मार्क्स एंटर कर लेगा. ठीक है, नोट एज द वेटेज ऑफ CUET सेक्शंस इज नॉट द सेम, अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन विल बी डन. ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, when you are going with English plus 3 domains, so English is of 200 marks and rest 3 domains are also of 200 200 and 200 each, so this becomes 800. तो आपका 800 में से स्कोर आएगा. सिमिलरली होगा क्या, मैं सेकेंड कॉम्बिनेशन में जब जाता हूं, सो दैट इज 1 इंग्लिश 1 डोमेन एंड 1 जनरल टेस्ट. ठीक है, अब एक डोमेन है, एक इंग्लिश है, एक जनरल टेस्ट. तो बेटा इंग्लिश के 200 मार्क्स, कोई भी आपके डोमेन के, एक डोमेन के 200 मार्क्स, तो ये हुए 400 मार्क्स, और आपका 250 नंबर का होता है जनरल टेस्ट. तो आपके तीनों मिला के कॉम्बिनेशन 2 में बनता है 750 नंबर का पेपर. तो अब ये क्या करते हैं, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि उसका स्कोर तो 800 में से आ रहा है, मेरा स्कोर तो 750 में से आ रहा है. DU आपका भी स्कोर 800 में से कैलकुलेट कर लेगा, वही 750 को कन्वर्ट कर देगा. अगर 750 में से मान लो 740 आते तो 800 में से कितने आए, वो कैलकुलेशन का पार्ट उनका है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगेन आई एम सेइंग, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज. इतना एलिजिबिलिटी स्कोर्स ये वो अभी बहुत बात की बात है, वो बात की फाइट है, लड़ेंगे ना अपन. मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, एक एक चीज बताऊं. अभी बस फॉर्म फिल करो, फटाक से पढ़ाई पे लग जाओ. काउंसलिंग के टाइम पे मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन जो बोल रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ध्यान से सुनते चलो. आपको सारे सब्जेक्ट फिल इन करने. इंग्लिश 3 डोमेन्स इफ यू आर नॉन मैथ स्टूडेंट, 1 मैथ्स इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, देन 1 जनरल टेस्ट. तो 6 भरने मैथ्स वालों को, 5 भरने नॉन मैथ्स वालों को. ठीक है, तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं. अब अपन फॉर्म पे आते हैं वापस. यहाँ पे अगर अब आपको ये कोर्स को सिलेक्ट नहीं करना है, अपने एलिजिबिलिटी चेक किया, एंड इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, व्हाट यू विल डू इज जस्ट रिमूव योरसेल्फ. सो ये रिमूव का ऑप्शन है, एक्शन किया आपने रिमूव पे, तो ये अब आपकी लिस्ट से हट जाएगा. उसके पहले एक कंफर्मेशन मांगेगा, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस, जस्ट क्लिक ऑन ओके. क्लियर है क्या? अब ऐसे कितनी यूनिवर्सिटीज और कितने कोर्सेज मुझे सिलेक्ट करने हैं, सारे कर दो जिसमें तुमको जाने का. ठीक है, क्योंकि ये दिमाग अभी आप नहीं लगा पाओगे कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है. तो अभी मेरे को क्या करना है, सीधे सीधे सारे के सारे फिल कर देने, सारे फिल कर देने. उठाओ यहाँ से, शुरू हो जाओ. मेरे को पता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के मेरे को कोर्सेज अच्छे लगते हैं सारे, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाना है. मुझे पता है मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हूँ. ऐसे एलिजिबिलिटी चेक करते करते अब मान लो तुमको मन में आया कि बीए ऑनर्स इन जर्मन भी, बेटा तेरे को जर्मन पढ़नी हो तो उसको फिल कर, नहीं पढ़नी हो तो उसको फिल मत कर. जैसे ही आप ऑनर्स इन जर्मन उठाते हो, आप इसको क्या करो, ऐड, आपको ये एलिजिबिलिटी दिखा देगा. अब एलिजिबिलिटी दिखाता है जब, तो ये लिख दिया है इसने कि लिस्ट ए में जो है आपका जो सेक्शन चल रहा है सेक्शन 1, उसमें आपको इंग्लिश की जगह जर्मन सिलेक्ट करना नेसेसरी, अगर आपको ये कोर्स को परस्यू करना है तो बेटा जब आपको यहाँ दिख रहा है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड में आपके पास सब्जेक्ट ही नहीं है, तो खुद को यहाँ से रिमूव कर देना, होशियारी मत मार, है ना, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, है ना. तो यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ. मैं आता हूँ वापस अपने काम के कोर्सेज पे, वापस आता हूँ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे मैं गया, मैंने प्रोग्राम नेम पे वापस मैं बीकॉम ऑनर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ. बीकॉम ऑनर्स सिलेक्ट करके जब मैंने ऐड किया तो इसमें बीकॉम ऑनर्स का क्या आ गया बेटा, एलिजिबिलिटी. अब देखो यहाँ पे झोल क्या है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस
सेकंड क्या लेना है आपको, मतलब पहला इंग्लिश हो गया, सेकंड आपको या फिर आप मैथमेटिक्स ले लो या फिर अप्लाइड मैथ्स ले लो। मैथमेटिक्स मींस दैट कोर वाला मैथ्स, या फिर अप्लाइड मैथ्स ले लो जो कॉमर्स वालों का चल रहा है अभी, है ना। और फिर अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग प्लस एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2। एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2 इसका मतलब अब बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको क्या क्या उठाना है। बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको इंग्लिश उठाना है, फिर अकाउंट्स को भी, मतलब अकाउंट्स और मैथ्स में से कोई एक कंपलसरी, तो अकाउंट्स और मैथ्स में से एक उठा लो क्या। और फिर एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2, एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2 दैट इज योर डोमेन सब्जेक्ट, मतलब आप इको बीएसटी उठा सकते हो। तो फिर वही बात हो गई कि जो बेटा आपका मैथ्स वाला स्टूडेंट है, जो मैथ्स वाला स्टूडेंट है वो अकाउंट्स भी उठा लो मैथ्स भी उठा लो, ठीक है। होगा क्या, इसमें से जो भी बेस्ट स्कोर आएगा डीयू आपका वो वाला स्कोर उठा लेगा। और बाकी दो सब्जेक्ट जो है सबके कॉमन चलते हैं, दैट इज इको एंड बीएसटी। तो आपने सिलेक्ट क्या क्या कर लिया, एक मैथ्स स्टूडेंट की बात करूं तो इंग्लिश, मैथ्स, इको, बीएसटी, अकाउंट्स सब सिलेक्ट कर लिया, है ना। और एक नॉन मैथ स्टूडेंट क्या करेगा, इंग्लिश, मैथ्स उठा नहीं पाएगा क्योंकि उसके 12th में नहीं। ये मैं क्लियर करूं, मैथ्स आप तभी फिल इन करना है यहाँ पे जब आप 12th के एग्जाम में मैथ्स दे रहे हो, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एग्जाम से। जो जो सब्जेक्ट्स आपके 12th में है वही आप यहाँ पे एंटर कर सकते, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से बोलता हूँ, इंग्लिश उठाओगे और एक नॉन मैथ स्टूडेंट क्या करेगा, अकाउंट इको बीएसटी, इसमें उसका काम चल जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, एक एक कोर्स को हम टारगेट नहीं कर सकते, मुझे पूरा एग्जाम देना है और इन ऑल मुझे सारे में एलिजिबल होना है। अगर अगर मुझे सारे कोर्सेज में एलिजिबल होना है जो कि मेरे मतलब के हैं, जो कि थोड़े टेक्निकल कोर्सेज हैं जो मैं आगे परस्यू करना चाहता हूँ, उसके लिए फिर से बता दे रहा हूँ, इंग्लिश और उसके बाद आपके 3 डोमेन्स, अकाउंट, इको, बिजनेस एंड देन जनरल टेस्ट। और अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो वो मैथ्स भी उठा। तो दीज आर द 6 एट मैक्स सब्जेक्ट व्हिच यू कैन सिलेक्ट, और जो की जरूरत है, इससे ज्यादा की जरूरत है, ठीक है। तो देखते हैं, अब क्या बस एक ही यूनिवर्सिटी को एंटर कर सकते हैं, नहीं। अब ये एक यूनिवर्सिटी का एक कोर्स एंटर कर लिया, अब इसी यूनिवर्सिटी का दूसरा कोर्स भी एंटर कर सकते हो। जैसे मैं आता हूँ वापस बेटा यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वेयर इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सो आई हैव इट हियर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। लास्ट में स्क्रॉल करके आ गए। अब मैं देखता हूँ उधर पे और भी कोर्सेज उठा लेता हूँ, और कौन से कोर्सेज होते हैं। बीकॉम हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, है ना। अब मुझे जैसे करना है BBAFIA, इसको उठा के मैं ऐड पे क्लिक करा। अब ये आ गया बेटा आपके पास एक और कोर्स, इसका एलिजिबिलिटी देखो बेटा, इसका एलिजिबिलिटी देखो, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। यहाँ हो गया खेल तुम्हारे साथ। क्या खेल हो गया, नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट इस कोर्स को सिलेक्ट ही नहीं कर सकता, आप सिलेक्ट कर लो आप डिस्क्वालीफाई, कोई मतलब नहीं है, होशियारी मत मारना। फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई मैथ्स वाला स्टूडेंट है वही BBAFIA, BBE और ये सारे कोर्सेज उठाए। एक नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट सीधे से बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स उठाएगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये हर यूनिवर्सिटी में चेक करते चलना है एलिजिबिलिटी। अगर मैं अभी BBAFI की बात करूं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कोर्स है, तो आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है जो ये सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, देन यू हैव टू सिलेक्ट मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। फिर आपको क्या करना है, जीटी इज जनरल टेस्ट, दैट इज योर सेक्शन 3। तो ये आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इसी यूनिवर्सिटी को उठाऊं और एक और कोर्स अगर आपको दिखाने जाऊं, तो अब बल्ले बल्ले हो जाती है यहाँ पे मैथ्स वालों की। नॉन मैथ्स वाला थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाता है क्योंकि कोर्सेज में एलिजिबल ही नहीं रहते, इसलिए मैं चीख चीख के बोल रहा होता हूँ, पिछले 11th से लेकर तुम्हारे 12th तक एक ही बात बोल रहा होता हूँ, थोड़ा सा एफर्ट लगा लो और मैथ्स ले लो, एटलीस्ट एलिजिबल तो रहोगे हर जगह। जैसे मैंने ये उठा लिया बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगेन अ वेरी गुड कोर्स, बहुत अच्छे प्लेसमेंट है इसके, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट किया BBE। अब इसको मैं ऐड करता हूँ, BBE, कम अगेन, आई विल शो यू दिस, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 दैट इज इंग्लिश, फिर क्या है बेटा मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स, फिर क्या है बेटा GT, दैट इज योर सेक्शन 3। खेल है ये, यही सत्य है कि मैथ्स वालों को बहुत सारे कोर्सेज में एलिजिबिलिटी मिलेगी, नॉन मैथ्स वालों को बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स और इसी टाइप के कोर्सेज में एलिजिबिलिटी मिलेगी। तो अब क्या करें, क्या हम कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम CUET नहीं दे क्या, अरे रुको भाई, तुम्हारे लिए और भी यूनिवर्सिटी है। जैसे मैं अगर आऊं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दैट इज योर BHU, तो BHU को सिलेक्ट करता हूँ। आओ देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें आपके पास BA, BLLB, BA ऑनर्स, बीकॉम, बीकॉम, ठीक है। बीकॉम करना है आ जाओ करा देंगे, BSc करना है आ जाओ करा देंगे। तो जैसे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे और क्या है, BFA, BPA, इन सब में फाइन आर्ट्स वगैरह में तो जाना नहीं है,
इफ इन केस कोई स्पेशल स्टूडेंट जाना चाहता है मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं अभी चलता हूँ बीकॉम ऑनर्स पे। मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स और इसको ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे देखना बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स एफएमएम। सो यहाँ पे अब यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या क्या है, 1 सब्जेक्ट टेस्ट। अब सब्जेक्ट टेस्ट में क्या क्या आ जाएगा, अकाउंट्स, ठीक है, 2 सब्जेक्ट टेस्ट दैट इज बिजनेस एंड थर्ड इज जनरल टेस्ट। तो इनको वाइज अब 3 ही चीजें चाहिए, अकाउंट्स चाहिए, बिजनेस स्टडीज चाहिए और तीसरा जनरल टेस्ट चाहिए। इनको तुम्हारी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुमको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट उठाओ, अकाउंट्स, बिजनेस और जनरल टेस्ट का पेपर दो, आगे बढ़ जाओ। तो मैं फिर से ये बोल रहा हूँ जो बार बार बोलते आ रहा हूँ, जो कि बहुत ही ऑब्वियस हो चुका है अभी तक अगर आपने कोर्सेज देखे हो तो, कि हम प्रोग्राम स्पेसिफिक नहीं हो सकते अभी के टाइम पे। वी हैव टू बी एग्जाम सेंट्रिक। मतलब मुझे ऑल इन ऑल सब में एलिजिबल होना है, अभी मेरा टारगेट यही होना चाहिए। फिर जब मेरे मार्क्स आएंगे, जब मैं परफॉर्म कर दूंगा, तो उसमें से जो बेस्ट होगा वो यूनिवर्सिटीज कैलकुलेट कर लेंगे और मुझे बेस्ट कोर्स, बेस्ट यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाएगी, फिर मैं उधर पे डिसाइड कर लूंगा। अगर मैंने मान लो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं किया अभी फॉर्म भरते वक्त, तो अगर आपके मार्क्स आ भी गए ना बाद में, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो टेक इट वेरी सीरियसली, आलस मत करना, सारी यूनिवर्सिटीज के सारे कोर्सेज ऐड करते चलना जिसमें भी आपको जाने का मन है। सिलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, जो मैं सबको बोलता हूँ। अभी आप दिमाग नहीं लगा सकते, अभी आप उतना मेच्योर नहीं हो कि वो डिसीजन ले पाओ। सो इट्स बेस्ट टू हैव 500-600 कोर्सेज सिलेक्टेड, और उसके बाद जब मेरे स्कोर आ जाए, उसमें से खुद ही मुझे दिखा देगा कि इस 500-600 में तुम इन 30 में एलिजिबल हो, इन 30 में आपका कट ऑफ क्लियर है, अब उस 30 में से सिलेक्ट कर लेना। अभी 500-600 में से क्यों सिलेक्ट कर, अभी तो वो डालो ना अपने फॉर्म में, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये सारा आपको दिखाता चला जाएगा, और ऐसे करके आप एक ही यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हो, एंड आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो इसमें मैं अभी बहुत ज्यादा 500-600 तो मैं पूरे फॉर्म में भर के दिखा नहीं सकता, सबकी एक एक एलिजिबिलिटी चेक करवा पाना पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम में। तो जिसका भी जो भी कोर्स करने का मन हो वो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं उसकी एलिजिबिलिटी चेक करके आपको बता दूंगा और उसमें रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स भी आपको अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए मैं जाता हूँ आई अग्री पे और आगे बढ़, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे गया, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। नेक्स्ट बेटा आता है सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग में आपको क्या करना होता है बेटा, सारे सब्जेक्ट जो जो भी आपके एलिजिबल है, जैसे अब आप आते हो यहाँ पे सब्जेक्ट वन मतलब बेटा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज मेरे ख्याल से आप सब लोग जो है इंग्लिश ही फिल इन करोगे, है ना। तो इंग्लिश उठा लो और आगे बढ़ जाओ यहाँ से। तो इंग्लिश 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 यहाँ पे उठा लोगे सब्जेक्ट वन में। सब्जेक्ट वन में नहीं भी उठाते हो, सब्जेक्ट वन में ही उठाते से आप जनरल टेस्ट भी उठा सकते हो, ऐसा कोई ऑर्डर जरूरी नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट्स में से बस आपको सिलेक्ट करने का चांस, ठीक है। जैसे अब इंग्लिश है, इंग्लिश 101 पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब बेटा यहाँ पे क्या कर दिया, अब मैं आ जाता हूँ अगर मान लो मैंने उठाया यहाँ पे जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट सिलेक्ट करते ही मीडियम पूछेगा उसका, कौन से लैंग्वेज में आपको पेपर देना चाहते हो, मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया। फिर बेटा मैं आया यहाँ पे सब्जेक्ट 3 में मैं क्या करता हूँ, डोमेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने उठाया बेटा, मैं बोल दिया अब मेरे को यहाँ पे करना है भैया अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी है, क्या दिख रहा है आपको कहीं अकाउंटेंसी, ये अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। अब यहाँ पे मीडियम फिर से सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं यहाँ पे आया, देखो मैक्सिमम 6 ही सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हो, इससे ज्यादा इस बार नहीं कर सकते हो, ये सब हटा चुका हूँ। सेकंड में आता हूँ बेटा यहाँ पे, मान लो मुझे करना है बिजनेस स्टडीज, तो मैंने यहाँ पे मोड में फिर से इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। मान लो मैं आता हूँ बेटा अब यहाँ पे मैथ्स वगैरह भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, और इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। और बिजनेस के साथ इको करते हैं लोग बाग, मैंने ये बहुत देखा है, वो करना जरूरी भी है। तो मैं इकोनॉमिक्स पे आ गया, दैट इज 309। तो आपके ये मैंने कोड्स भी दिखा दिए आपको, है ना। तो कोड भी दिखा दिए कि कौन से सब्जेक्ट का कोड क्या है। तो अगर आप मेरे से पूछो अकाउंट्स का कोड क्या है, 301, बिजनेस का 305, इकोनॉमिक्स का 309, मैथ्स का 319। मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों का कोड एक ही है। इधर पे आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया और आप आगे बढ़ गए। अब आई अग्री पे क्लिक करोगे और आगे चले जाओगे। ये सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके पास अब खुलेगा एग्जाम सेंटर, कहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हो। प्लीज इसको थोड़ा ढंग से फिल करना, ठीक है। मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया क्योंकि मध्य प्रदेश ही एक ऐसा ऑप्शन आएगा
क्योंकि मैंने एड्रेस वहां पे अपना मध्य प्रदेश भर रखा है, तो मध्य प्रदेश में जितने भी सेंटर्स है मैं वहां पे जाके पेपर दे सकता हूँ। मान लो मैं जबलपुर का हूँ तो पहला सेंटर में जबलपुर भरता हूँ, फिर मैं सेकंड सिटी प्रेफरेंस में क्या रख देता हूँ, मान लो मैं सेकंड सिटी प्रेफरेंस में रखता हूँ इंदौर, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर से मध्य प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ, फिर थर्ड में जो भी आपके पास में हो उसमें से सिलेक्ट कर लेना। तो कई लोगों ने पिछली बार उज्जैन भर दिया था थर्ड प्रेफरेंस में, बोला था ठीक है अब पहले दो में नहीं मिला तो बोले बाबा से भी मिलाएंगे, ठीक है। तो और लकीली एक को मिल भी गया था, तो वो उज्जैन गया था पेपर देने। कोई नहीं, यहाँ पे चलते मैं सतना सेलेक्ट कर लिया, आई एग्री पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में अभी आपसे जो मांगा जाएगा दैट इज फोटो और सिग्नेचर। तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ फाइल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे चूज फाइल में गया, डाउनलोड्स में मैं गया। आपका जो फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, जेपीजी वगैरह होना चाहिए। तो मैं इधर इसको हटाता हूँ, अभी पहले मैं आता हूँ अपने इधर पे और इसको आते हैं अपन डाउनलोड्स पे गए, डॉक्यूमेंट्स देखे अपने जो भी अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है अपना साइन वगैरह और फोटो। तो ये साइन है आपका, ये आपका 207 KB जा रहा है जिसको आपको कंप्रेस करना पड़ जाएगा, कंप्रेस साइज है ये ऑलरेडी। तो इधर पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इधर पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं और सेव। तो ये आपने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे चूज फाइल में गए, जहां पे भी आपने वो फाइल रखी हुई है वहां से आप उस फाइल को उठा लीजिए और अपलोड कर लीजिए, है ना। जैसे अब अगर मेरा साइज जो है इन्होंने क्या बोला हुआ है 200 KB तक ही होना चाहिए, तो फाइल इज टू स्मॉल, इट्स साइज कैन नॉट बी स्मॉलर देन 10 KB। मेरा जो फाइल है 10 KB से भी कम है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फोटो लेके आना पड़ेगा जिसका साइज ज्यादा है, या फिर मेरा अगर साइज एक्सीड कर रहा है तो मुझे उसे अपना कंप्रेस करना पड़ता है। जैसे मैं सिग्नेचर पे आ जाता हूँ, सिग्नेचर पे मैंने मान लो सिलेक्ट कर लिया। अब सिग्नेचर पे जहां पे भी मैंने सेव किया है मैं वहां से अपना सिग्नेचर उठा सकता हूँ, है ना, और इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको उठा लिया, जेपीजी फाइल को ओपन कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे ओपन करने जाता हूँ, इधर पे क्या दिखा दिया देखो, द फाइल साइज इज टू बिग, इट्स साइज कैन नॉट एक्सीड 30 KB। अब मैं इस केस में क्या करूंगा, मैं फटाफट से आ जाऊंगा कंप्रेस करने, कंप्रेस जेपीजी फाइल। हाँ, तो ये ऑनलाइन आप गए, आपने कंप्रेस पे गए और कंप्रेस करते ही आपने यहाँ पे कंप्रेस जेपीजी इमेजेस पे गए, सिलेक्ट करो इमेज, है ना। और सिलेक्ट करते ही इमेज आप यहाँ पे आ जाओगे, साइन में सिलेक्ट कर लोगे अपना इमेज और इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कंप्रेस कंप्रेस इमेजेस में चले जाओ, ये कर दिया इसने कंप्रेस, डाउनलोड कंप्रेस्ड इमेजेस में जाओ। अब इसने ये कर दिया है 34 KB का, स्टिल अब अभी हमारा ये क्या है, सही नहीं है, हमको और कंप्रेस्ड इमेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक और बार इसको कंप्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब एक और बार कंप्रेस करने के लिए अपन पीछे आ जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं इमेज, और जो कंप्रेस्ड इमेज है उसको एक और बार कंप्रेस करें, ठीक है। तो ये आ गए, हम जेपीजी फाइल है हमारा, ये 35 KB का दिखा रहा है, इसको एक और बार कंप्रेस करें। ठीक है, तो फाइल्स को कंप्रेस करने के बाद आप आ जाइए यहाँ पे, कंप्रेस्ड फाइल जो है अपना यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मैंने ये कंप्रेस कर ली फाइल, तो ये है मेरा साइन अब, है ना। इसको मैंने कंप्रेस करके यहाँ पे डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। तो ये थोड़ा लोड वगैरह होता है, उसके लिए चेंज कर लेना, सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। मान लो मुझे, मेरे पास अपनी फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो रखना, उसको यहाँ से अपलोड कर देना, जहाँ पे भी आपने स्टोर किया चूज फाइल करके यहाँ पे अपलोड कर देना। पासपोर्ट साइज जो फोटो है आपकी 200 KB से कम की होनी चाहिए, तो वो डालना। प्लीज अपलोड अ वैलिड फोटो, ठीक है। तो अगर इस टाइप का है तो दूसरी फोटोज भी आप अपलोड अपनी कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से हमने चूज की फाइल, एक और फोटो हमारे पास जो अपनी ऑल्टरनेट फोटो थी वो हम अपलोड कर देंगे। ओके, तो रीनेम करने का भी ऑप्शन आपको आ सकता है यहाँ पे अपलोड करने के लिए। ये सारे पॉसिबल एरर्स हैं जो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आप फोटो सिलेक्ट कर लीजिए अपना, और फोटो सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ओपन कर, फोटो ओपन होते ही आपका अपलोड हो गया, फोटो भी अपलोड हो गया, आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। इसको कर दीजिए आप इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, और यहाँ खत्म होता है आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन। इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा,
एक बार पूरा का पूरा। उससे पहले बस आपको एक चीज यहाँ पे करनी होगी, ये ऊपर आपका दिया हुआ है, प्लीज वेरीफाई और मोबाइल नंबर, ठीक है। Please review the following information before final submit. If you would like to change any information, please use the links provided on the left menu bar. इसमें से अगर कुछ भी आपको ये लेफ्ट में जो दिया हुआ है कुछ भी आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। नहीं करना है तो बेटा इसके आगे आप बढ़ जाओगे। फॉर्म का आपका जो पैसे हैं वही देखिए यहाँ पे 2200 रुपये दिखाने लगा क्योंकि मैंने 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं। हाँ, और इसके बाद आप क्या करोगे, इधर पे वेरीफाई करवा लो अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। ओटीपी आएगा मोबाइल पे, उसको देख लीजिए, अपलोड कर दीजिए ओटीपी, है ना। ओटीपी भी आ जाएगा आपके मोबाइल पे, पहले कैप्चा एंटर कर दीजिए यहाँ से, सेंड ओटीपी। ये मोबाइल में आपके ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी आ चुका है हमारे पास 8060, और फिर ये कैप्चा आपको एंटर करना है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा वेरीफाई ओटीपी। The verification, okay, this is 744 verify OTP. Your mobile number is verified. बस ये हो गया आपका। अब वापस आइए यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में, है ना। ये सब आपने कर लिया है, अब एक बार रिव्यू कर लीजिए सबको और फिर सबमिट पे आ जाइए लास्ट में, सबमिट। अभी अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो इधर पे आपको सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको आप सब कुछ सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, कोर्स, अग्री अग्री। Then what you have to do is, after clicking all this, final submit। आ गए आपके फॉर्म के पैसे 2200 रुपए। कब लगेंगे 2200 बेटा, जब आप 6 के 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप मैथ सिलेक्ट नहीं करते हैं या ओनली गोइंग विद 3 domains, 1 English and 1 general test, you will be paying 1800 rupees. But if you are taking the 4th domain also, you have to pay 2200 rupees. So इसके बाद बस पे नाउ पे जाना है आपको और पूरा पेमेंट कर देना है, ठीक है। अब पे नाउ पे आप जाके पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, ये दिए हुए हैं आपके पास ऑप्शंस, HDFC, ICI और ये SBI पे, ये सब। आप HDFC पे गए, जो भी आपके पास है उससे आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, डैशबोर्ड कैसे चलती है इसकी पूरी पेमेंट। हाँ, ये यहाँ पे आपको कार्ड नंबर और ये सब एंटर करके मेक पेमेंट कर देना है, तो इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका एक टेस्टिंग पोर्टल, है ना। तो यहाँ पे अपन ने सब कुछ एंटर कर दिया है, हम डैशबोर्ड से लेकर शुरू हुए, मैंने सारी चीजें आपको एक एक करके बता दी। फोटो के भी आपको इश्यूज दिखा दिए, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। उस केस में आपको क्या करना है, अगर फोटो इनवैलिड दिखा रहा है तो आपको सेकंड टाइम फिर से उसको अपलोड करना है, कोई दूसरी फोटो, ठीक है। तो बस इतना ही है इन सब में। और कुछ अगर आप अटकते हो कहीं पे तो मुझे बताना, आई विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग में इतना ही पार्ट है। एक बात याद रखना, यूनिवर्सिटीज मैक्सिमम से मैक्सिमम भर लेना, यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज, नहीं तो बाद में आपका अगर मार्क्स आ भी गए फिर भी वो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी, बिकॉज यू हैव नॉट सिलेक्टेड द रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी एंड कोर्स बिफोर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है। इसके बाद भी अगर आप कहीं पे अटकते हो तो प्लीज आ जाओ, ऑलवेज अवेलेबल, हम बैठ के सारा काम कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको पूरा फॉर्म क्लियर होगा, इसको कैसे एंटर करना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये सब शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों।